Hello friends, myself Manish Tiwari and you are watching Manish Gurukulam classes present मॉडल टेस्ट पेपर ऑफ उत्कर्ष क्लासेस। यानी कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के द्वारा जो 15 तारीख और 16 तारीख को जो पेट का एग्ज़ाम कराया जाने वाला है, उसी के संबंध में जो उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा जो पेट का जो मॉडल टेस्ट पेपर दिया गया ये सेट नंबर 2 को लेके हम आए हैं। इसके पहले जो है सेट नंबर 1 हो चुका है। घटना चक्र प्रकाशन के द्वारा जो टेस्ट पेपर दिया गया उसका भी 2 टेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप लोग देख लीजिएगा उसको। ठीक है, तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो भी जीएस का क्वेश्चन है, जो हिंदी का क्वेश्चन, जो इंग्लिश का क्वेश्चन है, सबको देखेंगे। लेकिन मैथ और रीजनिंग क्योंकि वो सॉल्व करने वाला है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता से विश्व का प्राचीनतम गोदीवाड़ा मिला है। यानी हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विश्व का प्राचीनतम गोदीवाड़ा मिला है? तो गोदीवाड़ा मतलब क्या होता है? जो आधुनिक बंदरगाह होता है उसी को गोदीवाड़ा कह रहा है। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोथल से मिला है, ऑप्शन बी। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। ऐसे गुजरात बनता है तो गुजरात के तट पे, गुजरात में लोथल एक जगह था जो कि बंदरगाह था। यहीं पे जहाज रुकती थी और विश्व के और देशों के साथ हड़प्पा वासियों का व्यापार होता था समुद्र के रास्ते से। ठीक है, तो गोदीवाड़ा का सच लोथल से मिला है। नेक्स्ट, वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में, क्वेश्चन नंबर 2 है, वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में चिनाब नदी को अश्किनी के नाम से जाना जाता, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब और ऑप्शन देख लेते हैं। तो सुतुद्री जो है, सतलज नदी को जाना जाता था सुतुद्री के नाम से। बिस्तता नदी, झेलम नदी को जाना जाता था बिस्तता के नाम से। परुश्रणी है, इसको रावी नदी को परुश्रणी के नाम से जाना जाता था। और चिनाब नदी को अश्किनी के नाम से जाना जाता है। साथ ही एक और समझ लीजिए, गंडक नदी, जो गंडक नदी है, इसको जो है सदानीरा के नाम से जाना जाता था, सदानीरा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया गया था। ठीक है, इस प्रथम प्रवचन को जो गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया इसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, प्रवर्तन। ठीक है, ध्यान रखना है। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, इसको ध्यान रखना है। कपिल वस्तु में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उन्होंने उपदेश दिया है। कहाँ पे? श्रावस्ती में। तो ये चारों ऑप्शन ध्यान रखिएगा। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका प्रथम प्रवचन सारनाथ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी ग्रंथ में सेंड्रोकोटस कहा गया है। क्या कहा गया है? सेंड्रोकोटस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब और देख लेते हैं। अग्रमिज जो है घनानंद को कहा गया है, घनानंद को अग्रमिज कहा गया है। अमित्रघात, बिंदुसार को जो है यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। तो ध्यान रखना, ये भी पूछ सकता है अमित्रघात किसको कहा गया? तो बिंदुसार को। अग्रमिज किसको कहा गया? तो घनानंद को। सेंड्रोकोटस किसको कहा गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये किस विद्वान ने यह सिद्ध किया है? तो ये देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5, तो ये वारामिहिर ने सिद्ध किया, वारामिहिर। ठीक है, अब और राइटरों को देख लिया जाए तो ये भारवी है। भारवी का एक पुस्तक का नाम है किराता जुर्नियम, किराता जुर्नियम, ये बहुत पूछता है। ठीक है, आर्यभट्ट का पुस्तक है आर्यभट्टियम, ध्यान रखना है। ब्रह्मगुप्त का पुस्तक है ब्रह्म सिद्धांत, ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 6, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया? तो ध्यान रखिए, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये 1929 में 1929 में ये आयोजित किया गया था, यहीं पे पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया। ठीक है, अब और ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो ऑप्शन ए नागपुर जो दिया है,
इसमें जो है 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया। असहयोग आंदोलन जो गांधी जी द्वारा चलाया गया, उसका प्रस्ताव नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया। जो गया अधिवेशन है, इस गया अधिवेशन 1923 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। किसने? चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में? क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो ये जो है लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 8, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? उसका आंदोलन का लक्ष्य था भारत के लिए स्वशासन। भारत के लिए स्वशासन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम के नारे के साथ तिरंगा ध्वज फहराया? तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सूर्यसेन ने ये चटगांव में शस्त्रागार में, ये चटगांव जो है वर्तमान में बांग्लादेश में है, उस समय भारत में था। सूर्यसेन ने ये धावा बोल दिए थे चटगांव में अपने सिपाहियों के साथ, और वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज फहराए थे। सिराजुद्दौला, क्वेश्चन नंबर 10, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्लासी के युद्ध में जो 1757 में हुआ था, 1757 में हुआ था, 1757 में हुआ था, 1757 में हुआ था। तो इसी युद्ध में जो है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों द्वारा पराजित हुआ। बक्सर के युद्ध जो है ये 1764 में हुआ था। इसमें जो है बक्सर का जो युद्ध हुआ था, ये अंग्रेज, एक तरफ अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। कौन? हेक्टर मुनरो, पूछा है, कई बार पूछा जा चुका है। हेक्टर मुनरो कर रहे थे, और लखनऊ के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के नवाब बहादुर शाह और मीर कासिम ये तीनों की संयुक्त सेना लड़ रही थी। तो तीनों की संयुक्त सेना को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने हरा दिया, और यहीं से भारत में अंग्रेजी राज्य पूर्णतः लगभग स्थापित हो गया। ठीक है, वांडीवास का जो युद्ध है 1760 में हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। इसमें फ्रांसीसी जो है अंतिम रूप से पराजित हो गए, और अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों का वर्चस्व भारत पे काबिज हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रख लीजिए। वांडीवास का युद्ध 1760, प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, जर्मनी के सहयोग से किस संयंत्र की स्थापना की गई? तो जर्मनी के सहयोग से जो है राउरकेला की स्थापना की गई, ऑप्शन बी सही है। और इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, भीरू राजू दुबे, ध्यान रखिए। वीर मतलब ये वीर, बोकारो वाला जो है ये रूस के सहयोग से, वीर, बी से बोकारो, आर से रूस के सहयोग से। भीरू जो भिलाई वाला है ये भी रूस के सहयोग से है। राजू जो राउरकेला है ये जर्मनी के सहयोग से राजू, और दुबे दुर्गापुर है ये ब्रिटेन के सहयोग से है। तो वीर, भीरू, राजू, दुबे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, ये 8 डिग्री चैनल, इसको मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए 8 डिग्री चैनल जो है, ये सारे, ये जो चैनल है 8 डिग्री 9 डिग्री, ये आपके अरब सागर में है। 8 डिग्री 9 डिग्री, 10 डिग्री और दक्कन पास, ये दोनों नीचे वाला सी और डी ये बंगाल की खाड़ी में। तो जो 8 डिग्री चैनल है ये नीचे मालदीव है, मालदीव के ऊपर मिनिकॉय द्वीप है, तो इसके बीच 8 डिग्री चैनल चलता है। फिर मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच, ये ऊपर लक्षद्वीप है तो इसके बीच में चलता है 9 डिग्री चैनल। तो ध्यान देना, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय द्वीप ए का दूसरा, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप बी का पहला। तो इसमें देखिए ए का दूसरा, बी का पहला, तो ये दोनों बी और सी दोनों में दिया है। अब तीसरा देख लीजिएगा,
10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री जो चैनल है ये लघु अंडमान है, लिटिल अंडमान है, कार निकोबार के बीच है। 10 डिग्री चैनल कहाँ कहाँ है? लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार के बीच है। और दक्कन पास जो है लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच है। तो सी का तीसरा और डी का चौथा, तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर है? तो गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी गांव के बीच में 2 घंटे का अंतर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको मिलाना है हमें। ये जनघनत्व तो दिया गया है और इसको हमें मैच दी फॉलोइंग यानी मैच कराना है। तो अगर दिल्ली की बात किया जाए तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा रहेगा क्योंकि राजधानी है। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिए। दिल्ली को चौथे से मिला दीजिए, 11,322 प्रति व्यक्ति, ए का चौथा। उत्तर प्रदेश को हम लोग जानते हैं 829 है, बी का पहला। तो देखिए ए का चौथा, बी का पहला। मिजोरम में सबसे कम होगा, नॉर्थ ईस्ट है, तो ये सी का 52 हो जाएगा। और केरल में 868 है और डी का तीसरा। तो ए का चौथा, बी का दूसरा, देखिए कहाँ है? तो ए का चौथा, बी का दूसरा, ए का चौथा, बी का पहला। उत्तर प्रदेश का 829, बी का पहला, तो यही मिल गया। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित अधिवास प्रकारों में से किसकी विशेषता सांस्कृतिक समरसता एवं एकता है? सांस्कृतिक समरसता एवं एकता है, ये अधिवास का प्रकार दिया गया है। तो अधिवास का प्रकार की बात किया जाए तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा पूर्वा। पूर्वा क्या होता है? पूर्वा जो है एक गांव जो है ऐसे छोटे छोटे टोलों में बटा रहता है। ठीक है, इसको पूर्वा कहते हैं। ये सब एक ही गांव है लेकिन अलग अलग पूर्वा, जैसे यादव का पूर्वा, जैसे ऐसे नाम रहता है पंडित का पूर्वा, इस तरह से नाम रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूर्वा में सांस्कृतिक और समरसता और एकता पाया जाता है क्योंकि सारे ब्राह्मण कम्युनिटी या सारे किसी भी धर्म से विशेष धर्म को मानने वाले कम्युनिटी एक पास रहते हैं घर बनाकर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक का गुणात्मक साख नियंत्रण उपाय नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका परिवर्तनीय कोष अनुपात। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो साख नियंत्रण का आरबीआई 2 तरह का उपाय करती है, गुणात्मक एक मात्रात्मक। ठीक है, तो ये जो है परिवर्तनीय कोष अनुपात मात्रात्मक साख नियंत्रण का उपाय है, गुणात्मक नहीं है। ठीक है, और न्यूनतम सीमा अंतराल, साख राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्रवाई गुणात्मक साख नियंत्रण का उपाय है। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितना प्रतिशत है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 6.8% 21-22 के लिए। बजट घाटा 22-23 में केन बेतवा परियोजना के लिए, बजट 2022-23 में केन बेतवा परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1400 करोड़ रुपये आवंटित की गई है केन बेतवा परियोजना के लिए। केन बेतवा परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, जिसमें केन नदी और बेतवा नदी को आपस में जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था देखिए, इसमें सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व, इसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। यानी कोई अर्थव्यवस्था 3 तरह का होता है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का नियंत्रण निजी हाथों में होता है, यानी प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा यहाँ वो दिया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का नियंत्रण या क्या चीज़ का उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, किसके लिए किया जाए, ये सब सरकार के हाथ में रहता है, यानी समाज के हाथ में रहता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों पाया जाता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था पूछेगा किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ हम लोग देखते हैं सरकारी भी चीज़ें हैं और गवर्नमेंट और प्राइवेट भी चीज़ें। जैसे हॉस्पिटल की बात किया जाए तो हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल भी है।
परिवहन की बात किया जाए तो सरकारी बसें भी मिलती है, प्राइवेट बसें भी मिलती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सार्वजनिक या निजी उद्योगों का सह अस्तित्व को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। अब स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी और शहद उत्पादन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब और समझ लिया जाए। गोल क्रांति आलू उत्पादन से, कौन सी क्रांति है? गोल क्रांति है, आलू उत्पादन से संबंधित। पीली क्रांति है, तेलहन उत्पादन से संबंधित। ठीक है, और कौन सी क्रांति है? और क्रांति है ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति, वो खाद्यान्न वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति जो है ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। इस तरह से नेक्स्ट आइए देखा जाए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बागवानी और शहद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा समझ लिया जाए। मूल अधिकार जो है, इस मूल अधिकार इसको अधिकारों का घोषणा पत्र भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, उद्देशिका, ये उद्देशिका क्या है? हमारे संविधान के जैसे हर किताब में पहला पृष्ठ होता है, उस किताब के बारे में दिया गया रहता है, उसी तरह उद्देशिका संविधान का पहला पृष्ठ आमुख है। ठीक है, उसका परिचय पत्र है। ठीक है, अब आते हैं तो उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब आते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 48 को में भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करेगा और सुधार करेगा। ठीक है, अब आते हैं, ये यहाँ पे आते हैं, क्या है क्वेश्चन? प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य, हाँ ये 48 का हो जाएगा। ठीक है, अब इसका और थोड़ा सा देख लिया जाए। ये अनुच्छेद 21 क्या है? अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है, अब मूल अधिकारों में सबसे ज़्यादा विस्तृत यही अधिकार है। अगर पूछेगा हवा लेने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार, कुछ भी अधिकार अगर पूछे जो और सब कहीं मूल अधिकार में न दिया हो, तो अनुच्छेद 21 लगाना है। ठीक है, 48 का तो बता ही दिया, प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण का सुधार है। 51 का में क्या दिया है? अनुच्छेद 51 को 51A में दिया है, मौलिक अधिकारों को दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 56 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है उनका जब तक उत्तराधिकारी चुनाव जीत के नहीं आ जाता है तब तक वो अपने पद पे बने रहेंगे। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए गठित सरकारी आयोग में कौन सदस्य शामिल थे? तो पहले ये जान लीजिए, सरकारी आयोग था। सरकारी आयोग का गठन किया गया था केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को मधुर बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है जो सरकारी आयोग था उसका सदस्य थे, एक तो सरकारिया थे, दूसरे बी शिवरमन थे और तीसरे SR सेन थे, यानी 2 और 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों पे और कौन कौन से आयोग बने हैं। तो एक आयोग बना राजमन्नार आयोग बना था, ये भी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। एक बना था पुंछी आयोग, ये भी जो है ये 2007 में बना था पुंछी आयोग, ये भी केंद्र संबंधों से संबंधित है, तो इसको ध्यान रखिएगा। भारत में आधुनिक जिला प्रशासन का अध्याय निम्नलिखित में से किस समय से प्रारंभ माना जाता है? भारत में आधुनिक जिला प्रशासन का अध्याय, तो देखिए इसमें ऑप्शन जो है, इसको मैं चेक किया हूँ, ऑप्शन जो है वारेन हेस्टिंग दिया है, लेकिन मेरे अनुसार उसका हो जाएगा वो हो जाएगा कार्नवालिस। क्या हो जाएगा? कार्नवालिस। तो कार्नवालिस इसमें दिया ही नहीं है, तो वारेन हेस्टिंग लगाइए। ठीक है, मेरे अनुसार कार्नवालिस हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 के अधिनियम के द्वारा 1862 में की गई थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है न्यूटन ने दिया था, आइजैक न्यूटन ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये थोड़ा सा और देख लीजिए, जो चार्ल्स बैबेज हैं
इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। इन्होंने सबसे पहले एबाकस बनाया था, ठीक है, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें आते हैं निम्नलिखित में से कौन से धातु अधिक तन्य धातु है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सोना सबसे ज़्यादा तन्य धातु है, उसको बढ़ाया जा सकता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 28, निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। युग्मनज का निर्माण होता है। अब निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन क्या होता है? जब पुरुष का अंडाणु, पुरुष का शुक्राणु और स्त्री का अंडाणु जब मिलते हैं तो बच्चे को उत्पन्न करते हैं, यानी निषेचन करते हैं और उससे बच्चा उत्पन्न होता है। तो ये कहाँ मिलते हैं? तो फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, डिम्ड वाहिनी में। उसको फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। तो ध्यान रखना है, पूछ सकता है निषेचन कहाँ पे होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। उससे क्या बनते हैं? युग्मनज बनते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29। पेप्टाइडोलाइकेन एकलक इकाई बनी होती है। पेप्टाइडोलाइकेन जो है किसकी बनी होती है? तो एमिनो एसिड और शर्करा की बनी होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो ये इसको देखिए। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका, इसको ही हम इसी के माध्यम से हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम संचालित होता है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका किसकी बनी होती है? तो न्यूरॉन्स की बनी होती है, न्यूरॉन्स की बनी होती है, ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 31, कौन से विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं है? तो गलत देखना है हमें। ऑप्शन ए क्या है? स्व प्लस अवलंबन, स्वावलंबन, ये गलत है, ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। और देख लें हिम धन आच्छादित, सही है, हिम आच्छादित भी सही है। आत्मा प्लस अवलंबन, आत्मा अवलंबन, ये भी सही है। वधु प्लस उपालभ, वधुपालभ, ये भी सही है, यानी उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म अशुद्ध है? ध्यान देना, अशुद्ध है, ठीक है। अनभिज्ञ क्या हो जाता है? विलोम भिज्ञ, क्या होता है? भिज्ञ, यानी ऑप्शन ए गलत है, यही सही है, यानी हमारा आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अपेक्षित का विलोम अनपेक्षित, सही है। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति, ये भी सही है। अधम का विलोम उत्तम, ये भी सही है। यानी कि हमारा ऑप्शन जो है ए वाला गलत है, इसी को हम टिक लगाएंगे, यही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लीन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? लीन मतलब क्या होता है? विमुग्ध हो जाना, उसी में पड़ जाना, विमुग्ध, ऑप्शन ए। लीन का पर्यायवाची विमुग्ध होता है। अब विष जो है जहर का पर्यायवाची है, ठीक है। अब वियोग बिछड़ना का पर्यायवाची है, ठीक है, अलग होने का पर्यायवाची है। जैसे अखियाँ हरि दर्शन को प्यारी, अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी, हरि का दर्शन करने के लिए गोपियों का आँख बहुत व्याकुल था, तो ये वियोग है, समझ में है? तो ये वियोग हो गया। तो वियोग का क्या, वियोग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बिलगाव, अलग होना, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हमारे लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, तो यहाँ ध्यान देना है, युद्ध करने की प्रबल इच्छा को युयुत्सा कहा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन युद्ध करने के प्रबल इच्छुक, कोई व्यक्ति इच्छुक लगा रहे तो युयुत्सु हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? प्रबल इच्छा, तो प्रबल इच्छा युयुत्सा, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अगर युद्ध करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति के लिए युयुत्सु कहते हैं। यशस्वी, जो यश से भरा हो, इसको यशस्वी कहते हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 34 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट आ जाते हैं अर्ध शब्द का अर्थ मूल्य है, तो अर्ध शब्द का अर्थ होगा, तो एक अर्ध का, ये अर्ध का शब्द मतलब मूल्य होता है, तो इस अर्ध का मतलब होता है पूजनीय। जैसे सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, पूजनीय हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस अर्ध का मतलब क्या? पहले वाला अर्ध का मतलब होता है मूल्य, और दूसरे वाला अर्ध्य, ये अर्ध्य, ये अर्ध है, ये अर्ध्य है। तो अर्ध्य का मतलब होता है पूजनीय। जैसे सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है छठ के पर्व पे बिहार में, तो अर्घ्य दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं
ये अब गंधांश 40 से लेकर 36 से लेकर 40 तक गंधांश दिया गया है। ठीक है, तो गंधांश को पढ़ना है और उत्तर देना है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो गंधांश होते हैं उसको अपने मन से कोई उत्तर नहीं दिया जाता, अपने ज्ञान के आधार पर कोई उत्तर नहीं देना होता है। जो इसमें लिखे रहते हैं शब्द उसी के आधार पे उत्तर देना होता है। तो आइए जल्दी से पढ़ते हैं। हमारे देश की आबादी, महिलाएं हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है, इसलिए राष्ट्र के विकास में इस महान कार्य में महिलाओं की भूमिका तथा योगदान पूरी तरह और सही परिप्रेक्ष्य में रखकर ही राष्ट्र के निर्माण कार्य को समझा जा सकता है। समुचित सभ्यता में व्यापक बदलाव के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में महिला सशक्तिकरण आंदोलन 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सामाजिक विकास कहा जा सकता है। वस्तुतः राष्ट्र निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जो सुव्यवस्थित रूप से तैयार की गई विकास नीतियों के रूप में राजनीतिक इच्छा को रेखांकित करती है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके अपनी कार्यक्षमता में वृद्धि कर सके तथा इसके लिए आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक बुनियादी ढांचों का होना बहुत जरूरी है। जनता की खुशहाली तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके मानव विकास का मूलभूत लक्ष्य हमारी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अत्यंत आवश्यक अंग है। अब क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे देख लीजिएगा, महिलाएं हमारे देश की, ठीक है, इसको पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। अब आते, खुशहाली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो खुशहाली का क्या पर्यायवाची नहीं है? खुशहाली मतलब संपन्नता भी है, समृद्धि भी है, समृद्धता भी है, ये क्षोभ नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, रेखांकित शब्द में संधि है, तो किस शब्द में? रेखांकित शब्द में रेखांकित, रेखा प्लस अंकित, तो रेखांकित शब्द में क्या है? ये दीर्घ संधि, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रेखांकित शब्द में संधि है। शैक्षिक शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय समझ लीजिए क्या होता है। एक होता है उपसर्ग, जो शब्द के उपसर्ग जो है शब्द के पहले जुड़ जाता है और पहले जुड़कर नया शब्द बनाता है। अब प्रत्यय जो है शब्द के बाद में जुड़ता है, पीछे जुड़ता है और नया शब्द बनाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे शैक्षिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो शिक्षा एक शब्द है, ठीक है, इसमें एक प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है, ये तो शैक्षिक बन गया, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई शब्द, मान लीजिए अनुदान, इसमें अनु उपसर्ग है और दान जो है क्या है? मूल शब्द है। ठीक है, और अगर मान लीजिए अनुदित, मान लीजिए अनुदित लिख दें, अनुदित शब्द लिख दें, तो अनु उपसर्ग है, आदित जो है इसमें इत प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, इस तरह से प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। अब आते हैं, निम्नलिखित में से जटिल शब्द का विलोम बताइए। तो जटिल का विलोम हो जाता है सरल, क्या हो जाता है? सरल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब एक फिर से जो है ये भी एक उपरोक्त गंधांश का उचित शीर्षक होगा, तो इसका उचित शीर्षक क्या होगा? उसका महिला सशक्तिकरण होगा, क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में ही पूरा गंधांश लिखा गया है, तो महिला सशक्तिकरण होगा। तो उचित शीर्षक पहचानना हो तो जो शब्द सबसे ज़्यादा आता है या स्टार्टिंग में ही आता है, कोई शब्द स्टार्टिंग में ही आता है और उसी के बारे में सब कुछ कहा जाता है, तो वही शीर्षक होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, इसमें जो है क्या करना है? गंधांश को पढ़ना है, 41 से 45 तक उसका उत्तर देना। अभी भी इस बारे में बहुत कम जानकारी है कि आधुनिक कही जाने वाली आज की दुनिया आखिर कैसे संचालित हो रही है। हालांकि हर एक देश के पास इसकी कोई ना कोई आधिकारिक व्याख्या जरूर होगी कि वे कैसे और किन संदर्भों में आधुनिक हो रहे हैं, लेकिन इस बारे में मेरा कहना, आधुनिकता की राह पर बढ़ने के लिए समाज को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बेशक आज कोई मॉडर्न होना चाहता है, लेकिन आधुनिकता की राह उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी वह मानी जाती है। इसलिए यह बात बार बार कहता हूँ कि पश्चिमी समाज कभी कभी आधुनिक नहीं रहे। पश्चिम के पास एकमात्र उल्लेखनीय चीज़ है साइंस, जिसमें उसने तरक्की की है, लेकिन जिन साइंटिस्टों के बलबूते वहाँ आधुनिकता का परचम लहराया है,
लहराया जाता है। खुद वे साइंटिस्ट अपने कल्चर में उलझे रहते हैं। उनका यह कल्चर आधुनिकता का झंडा बरदार नहीं है। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि उनके कल्चर पर दूसरी संस्कृति और लोकाचारों का असर नहीं हुआ होगा। अगर यह असर हुआ है तो सिर्फ वही आधुनिक क्यों कहे जाए। तो इसमें आइए, तो इसमें जो है आज शब्द है, ये पूछ रहा है आज शब्द कौन सा है, तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है। तो ये तद्भव शब्द है। ठीक है, आज शब्द तद्भव शब्द है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, पहले ये समझ लीजिए तत्सम क्या होते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से मूल रूप में अभी भी प्रयोग हो रहे हैं और उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जैसा संस्कृत में थे वैसा ही आज भी प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है, तो उस जैसे किरण, जैसे किरण, ठीक है, तो ये तत्सम शब्द है। ठीक है, तो अब जैसे किरण लिख दे, किरण, किरण अणा की जगह न कर दे तो ये तद्भव शब्द हो गए। अब देखिए, तद्भव शब्द ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के मूल शब्द से निकले हैं लेकिन आज तक उनके विकास क्रम में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। ठीक है, उसको तद्भव कहते हैं। विदेशी शब्द जो ऐसे शब्द हैं जो मूल विदेशी भाषाओं से आ गए हैं हमारी हिंदी में, और आज हिंदी में उसका बहुत मतलब बहुत जगह प्रयोग होता है, उसको विदेशी शब्द कहते हैं। और देशज शब्द जो हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हैं परिस्थितियों के अनुसार, और आज भी उसका वो हो रहा है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं एक एक का। तत्सम शब्द का जैसे दुख, दुख तत्सम शब्द है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, अब देखिए तद्भव शब्द का एक उदाहरण देख लीजिए। तद्भव शब्द का जैसे विवाह जो है, विवाह तत्सम शब्द है। अब बियाह, बियाह कई लोग बियाह कहते हैं, ये तद्भव शब्द है क्योंकि विवाह से ही बियाह हुआ है। अब विदेशज शब्द जैसे लालटेन है, लालटेन, तो लालटेन शब्द जो है लालटर्न से निकला है जो अंग्रेजी शब्द है। जैसे कॉलेज शब्द है, कॉलेज, कॉलेज, कॉलेज शब्द, तो ये कॉलेज अंग्रेजी का शब्द है, तो ये हमारे यहाँ प्रयोग होता है। तो विदेशज शब्द हो गया। देशज हो गया जैसे लोटा, लोटा, जैसे घड़ा, घड़ा, ये सब देशज शब्द हो गए। यह हमारे देश में इसकी उत्पत्ति हुई है। तो अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राह का पर्यायवाची नहीं है। तो राह मतलब पथ, रास्ता, मग मतलब रास्ता, मार्ग माने रास्ता, बटोही मतलब राही होता है। राह पे चलने वाले को बटोही कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आधुनिक का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है। आधुनिक का विलोम हो जाएगा आपका प्राचीन। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आधुनिक का विलोम प्राचीन। अब आइए, निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। विदेशी उपसर्ग यानी उपसर्ग अभी हमने बताया कि शब्द के पहले जुड़ जाता है। तो देखिए बेशक, ये बे जो है ये विदेशी शब्द है। ये विदेशी जो है शब्द है, और ये जुड़ गया शक में तो बेशक हो गया। ठीक है, तो विदेशी उपसर्ग से बना हुआ शब्द बेशक है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 44 हो गया। 45 पे आते हैं। ये देखिए 45, आधुनिक शब्द में मूल शब्द और क्रम प्रत्यय क्रमशः है। तो आधुनिक शब्द में मूल शब्द जो अधुना है और प्रत्यय इक है, तो आधुनिक बन गया है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 to 48 ये पैराग्राफ पे इंग्लिश पैराग्राफ है। तो आइए जल्दी से इसको देख लेते हैं। ये है ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 31, 1573 3000 हॉर्समैन ऑफ द imperial Mughal army paused at the banks of the Sabarmati. The rebels, they were after lay just beyond the Solen river, but the soldiers were exhausted. They had traveled 960 kilometers of difficult terrain in 9 days, riding almost continuously. Suddenly, a warrior on a chestnut charger plunged into the raging torrent as man and horse struggled onto the opposite bank. A thrill run through the army. It was Emperor Jalaluddin Akbar with a roer. The soldier followed him across, and within 2 days, they had put down the
rebellion so thoroughly that Gujarat remained in Mughal hands for the next 185 years. अब यहाँ पे क्वेश्चन आइए, the rebels were camped at the bank of, देखिए यहाँ देखिए द हॉर्समैन, यहाँ देखिए इंपेरियल मुगल आर्मी पॉज्ड एट द बैंक ऑफ द साबरमती। इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, देखिए ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द मुगल सोल्जर डिड नॉट क्रॉस द रिवर बिकॉज, मुगल सोल्जर ने रिवर को नहीं क्रॉस किया, क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत थके थे। दे वे आर वेटिंग फॉर द किंग टू अरीव, दे कावर्ड, नहीं, आगे देखिए, दे वे आर टायर्ड आफ्टर डिफिकल्ट जर्नी, दे वे आर टायर्ड आफ्टर डिफिकल्ट जर्नी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अटैक ऑन द रिबेल्स टर्न आउट टू बी, अटैक ऑन द रिबेल्स टर्न आउट टू बी अ ग्रैंड सक्सेस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अ ग्रैंड सक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट जो है, गिव साइनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, बेविचिंग, बेविचिंग का साइनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची, इसका साइनोनिम्स हो जाएगा टेंटलाइजिंग, क्या हो जाएगा? टेंटलाइजिंग। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, लेसिट्यूड, लेसिट्यूड का एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम शब्द, तो लेसिट्यूड का मतलब एजिलिटी, एजिलिटी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 51, तो बेसिलिका ऑफ बोम जीसस जो है गोवा में स्थित, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरोद वादक नहीं है? तो इसमें देखिए, तो अल्लाह रखा खां तबला वादक है, तबला वादक। ठीक है, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, अमजद अली खां, ये तीनों लोग क्या है? सरोद वादक हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही। अल्लाह रखा क्या है? तबला वादक है, सरोद वादक नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिलाना है, तो देखिए इसको कैसे मिलाएंगे, देखिए कैसे मिलाएंगे। पहला, बिहू जो है असम में है, इसमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बिहू असम का है, ये सुमेलित है। घूमर राजस्थान का, ये भी सुमेलित है। भांगड़ा ये पंजाब का है, भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का, पंजाब का। ठीक है, अलावनी महाराष्ट्र का, यानी तीसरा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक हैं, तो लेट्स किल गांधी पुस्तक का लेखक जो है तुषार गांधी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, अभियंता दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे, तो एम विश्वेश्वरैया की जयंती पे, ऑप्शन सी हो जाएगा, अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था, यानी ओलंपिक में महिलाओं के लिए कौन सा खेल शुरू किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा, गोल्फ। ठीक है, गोल्फ सबसे पहले महिलाओं के लिए शुरू किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा संस्थान सर्वप्रथम स्थापित हुआ? तो भारत में सर्वप्रथम IIT रुड़की स्थापित हुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा, IIT रुड़की जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो वो है नेल्सन मंडेला, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, गांधीवादी नेता थे। इनको 1990-91 के आसपास इनको दिया गया है। ठीक है, नेल्सन मंडेला। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद का पुस्तक है। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू का पुस्तक का क्या नाम है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अभिनव बिंद्रा, क्वेश्चन नंबर 60, अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? हम लोग जानते हैं अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ से रीजनिंग आ गया, तो रीजनिंग और मैथ के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, रीजनिंग मैथ के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, सब रीजनिंग है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मैथ का डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैथ इसमें सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो मैं इसको अलग से सॉल्व करके फिर इसको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
हाँ ये आइए क्वेश्चन नंबर 91 है। निम्नलिखित में से किस देश की अन्ना कबाले-दुबा ने एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता है? तो अन्ना कबाले-दुबा ने, ये केन्या की हैं, इन्होंने एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड को जीत लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वैश्विक सुरक्षा पहल, यानी ग्लोबल से GSI का मतलब होता है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, किस देश ने पेश की है? तो ये चाइना ने पेश किया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल सुरक्षा पहल कहा जा रहा है कि जो अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के द्वारा जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्वाड बनाया गया है। ठीक है, क्वाड बनाया गया है। तो ऐसे क्वाड बनाया गया है, यहाँ भारत है, यहाँ जापान है, ठीक है, अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे क्वाड बनाया गया है। इस क्वाड के काउंटर करने के लिए चाइना के द्वारा GSI का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, चीन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 93। तो 93 का क्या है? मई 2022 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी खुफिया एजेंसी यानी CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी है का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी जो है नंद मूलचंदानी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नंद मूलचंदानी। नेक्स्ट आते हैं 2 मई 2022 को किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 जीता है? तो संतोष ट्रॉफी का 75वीं जो है वो मैच जो है 75वीं जो टूर्नामेंट हो रहा था उस प्रतियोगिता को जीता है केरल ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ब्राज़ील में आयोजित डेफलिम्पिक्स माने डेफ लोगों का ओलंपिक्स है। ठीक है, 2021 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? तो भारत पदक तालिका में जो 9वें स्थान पर रहा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है 2 मई 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने फास्ट पेट्रोल वेसल कमला देवी का शुभारंभ किया। एक फास्ट पेट्रोल वेसल है कमला देवी, भारत ने इसका शुभारंभ कहाँ पे किया? तो ये किया है कोलकाता से, यानी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व हाथ स्वच्छता दिवस या वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने किया है? तो 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी दक्षिण कोरिया ने किया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? तो परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए 90 विधानसभा क्षेत्रों का सृजन किया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं और लास्ट क्वेश्चन है 7 मई 2022 को विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर 26 बार फतह करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो कामी रीता शेरपा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार 26 बार फतह किया है, 26 बार चढ़ी हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को कैसे लगा, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। चूँकि छोटा चैनल है, हमारे पास संसाधन का अभाव है, इसलिए मैं बहुत अच्छा से आप लोग को नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। इस बात का हमें भी दुख है। तो आप लोग सब्सक्राइब कराएं ताकि मैं भी कुछ पैसा मेरे लिए भी आए और मैं इसको स्मार्ट बोर्ड और अच्छा से अच्छा आप लोग को दे सकूँ। धन्यवाद।